हम मुर्दों पर कफन डालने में जितना टाइम लगाते हैं उससे भी कम टाइम में इज्जतदारों के जिस्म से कपड़े उतारते हैं, समझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। स्टार्ट। रुक जाइए, रुक जाइए। कुछ लोग जबरदस्ती मुझे स्टेज से उठा कर ले गए। वो लोग ब्लू फिल्म बनाते हैं। मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। प्लीज चलिए मेरे साथ, वो लोग सामने वाले स्टेडियम में हैं। चलिए। आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो जगह जहां वो बदमाश मुझे लेकर आया था, उसी दरवाजे से। और यहाँ गुंडे खड़े थे और वहाँ कैमरामैन था और यहाँ कालीन बिछाया गया था। मगर अब तो यहाँ कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैमरा था, गुंडे थे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं उड़ते हुए कबूतरों के पर गिन लेता हूँ। सुनिए तो, आप ऐसे मत चले जाइए। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल। अपनी रातें सड़कों पर ही काटती हो या तुम्हारा कोई घर भी है? हाँ सर, मेरा अपना घर है। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? थैंक यू। सर, यही मेरा घर है। आइए ना मेरे घर में। मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ। आइए। रात के सन्नाटे में अकेले मिलना, बदन पर इस तरह के तंग कपड़े, झूठे ड्रामे के सहारे किसी को अपने घर तक ले आना और रात के 2 बजे घर के अंदर चलने की दावत देना। रुक जाओ। एहसान जताकर मत जा। सुन ले मेरी बात। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अब मुझे देखकर एक चीज तुम भी समझ लो कि हर वो चीज जो काली होती है वो कीचड़ नहीं होती। ओ मानिया, सलीम, एल्बर्ट, पिंटू, कालिया, जल्दी बाहर आओ। और अपाहिज बच्चे हैं जिनके पास मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं के लिए स्टेज शोज करती हूँ मैं। बोलो, अब कैसे लगती हूँ मैं? बाजारू औरत तो नफरत करो मुझसे, गंदी नाली तो थूको मुझ पर, समाज का कैंसर तो फांसी लटका दो मुझे। तुमने तो किसी न किसी औरत का दूध जरूर पिया होगा। तुम्हें उसी दूध की कसम, मैं जैसी लगती हूँ वैसी ही सजा दो मुझे। मैं पवित्र गीता को पहले इसी तरह माथे से लगाता हूँ, फिर होठों से इज्जत देता हूँ। लेकिन मैं, तुम में भी एक महाभारत है। तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है।
तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ा। अच्छा हुआ अपनी जीप से वो ऑटो रिक्शा वाला टकरा गया। फायदा अपना हुआ ना, उस रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा डैमेज हो गया। अपनी जीप की तो सिर्फ कांच ही निकली है। अपना माल बनाते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सब साले ऑफिसर यहाँ माल कमाने के चक्कर में है, अपन क्यों नहीं कमाए? कोई ना देवे उसको दो डालने का। माइल्स, ये धुलाई उन्हीं कपड़ों की होती है जिन पर मैल लगा हो, समझे? गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई। माफ कर दो। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने, और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए, और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू उनका हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। वो सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे। हम विलास को समझा देंगे। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? भैया, भैया प्लीज कर चलो। देवा रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। देवा रुक जा, मैं कहती हूँ। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल।
दीवा रुक जा बेटी, रुक जा। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे, प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में, एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं किया? मर क्यों नहीं किया? गवागा बाप हूं मैं, गवागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था। आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हाँ, तुम लोग। हाँ। हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन उसी इज्जत के साथ जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो। मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और डंडे अपने हाथों में उठा लिए हैं। भूल गए कि कपाली ने कई निर्दोषों की जान ली, भूल गए कि कईयों की इज्जत लूटी उसने। कुछ भी था, वो हमारी जात वाला था। जात दुनिया में सिर्फ दो तरह की होती है, एक वो जो आंसू पीता है, एक वो जो खून पीता है, एक वो जो इंसानियत को आबाद करता है, एक वो जो इंसानियत को बर्बाद करता है। कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी जात का हुआ तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे? एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था, जो इंसान त्याग और बलिदान की मूर्त हुआ करता था। मगर आज लोगों ने गुंडों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है। अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं, गंदगी लाख माथे पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती, हर लुटेरा वाल्मीकि नहीं बनता। बंद करो, बंद करो गुंडों की पूजा का ये रिवाज। और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की कोख से सिर्फ गुंडों की नस्लें पैदा होंगी, और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा, तुम जैसे लोगों को। भाषण बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल। अबे हट, अबे हट, हट। मुझे कौन सा भाषण देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट तोड़ दो और चलो आगे। हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसे अपाहिज कर दूंगा। कपाली को सबसे पहले होश में आते मैंने देखा था, और सबसे पहले मैंने ही आपको फोन किया। इम्पॉसिबल। अगर आपने मुझे सबसे पहले फोन किया होता तो कातिल के पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर सिद्धांत यहाँ होता। आप मेरी बात के यकीन कीजिए कि मैंने आपके थाने फोन किया था और किसी आदमी ने फोन उठाया था। मैंने कपाली के बारे में सारी बातें उसे बता दी थी ताकि आपको खबर दे सके। कौन था वो? मैंने उससे बार बार पूछा कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसे जवाब तो नहीं दिया लेकिन फोन काट दिया। उस दिन तुम्ही ने कहा था कि भाषण देना हो तो बंद कमरे में दूं। आखिर तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया। बताओ, कल जब डॉक्टर का फोन आया तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की?
मैंने फोन नहीं उठाया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने कपाली का मर्डर कैसे करवाया? मैंने कुछ नहीं कहा, झूठ है ये सब। झूठ वो है जो तुम बोल रहे हो। सबसे पहले तुम्ही को खबर मिली थी कि कपाली होश में आने वाला है और तुमने ये खबर गुंडों को पहुंचा दी। इसीलिए पुलिस पहुंचने से पहले गुंडे वहां पहुंच गए और उन्होंने कपाली को मार डाला। पता नहीं अंदर क्या हो रहा, कुछ खास बात हो रही होगी यार। तेरे को क्या, तू चुप कर खाली। जिन लोगों के साथ मिलकर तुम कानून का बलात्कार करते रहे, अगर कल सुबह 10 बजे तक उन लोगों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म को वर्दी की जगह जख्मों का लिबास पहना दूंगा और फिर तुम दर्द से इतना तड़पोगे कि उसके बाद मौत को भी चखोगे तो यही कहोगे कि मजा नहीं आया। सर अर्जेंट कैसे सर? आओ, और हो सके तो मुस्कुराहट का कफन अपने होठों पे डाल दो ताकि अपने छोटों के सामने बेइज्जत होने से बच जाओ। मजा आ गया ना? हाँ, बहुत मजा आ गया। अरे कोई साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। कल 10 बजे। कोल्ड ड्रिंक सर। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं। जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल हूं। ये तो आपका बड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई, वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच
गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो इंदर! गुड्डी मेरी इकलौती बहन है। उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बिठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर यह बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में इस शहर के जिन 4 बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे। उनके सामने मेरी पोजीशन, प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा।